तो हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल टोटल लर्निंग पर। आप सभी को गुड इवनिंग, जय सिया राम, राधे राधे। हाँ, आप सभी को गुड इवनिंग। आज जो हमारा जो है जिग्राफी का नेक्स्ट टॉपिक जो है उसका ऑब्जेक्टिव हम लोग करेंगे। हमारा है पृथ्वी की आंतरिक संरचना और पृथ्वी की जो काल्पनिक रेखाएं हैं उनके बारे में आज हम लोग उन सब का मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन यानी एमसीक्यू करेंगे। हमने पिछले दो क्लास में सोलर सिस्टम का किया, आज हम लोग इन दो टॉपिक्स का मिलाकर एमसीक्यू करेंगे। चलिए थोड़ी देर में शुरू करते हैं इसको। चलिए तो हम लोग अब बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। चलिए सभी लोग तैयार हैं? चलिए तो हम लोग बढ़ते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। फर्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है वो आप लोग पढ़िए इसको। क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी काल्पनिक रेखा 0 डिग्री अक्षांश पर स्थित है। यानी कौन सी ऐसी इमेजिनरी लाइन है जो 0 डिग्री लैटिट्यूड पर स्थित है। अक्षांश का मतलब होता है लैटिट्यूड। ऑप्शन है आपका भूमध्य रेखा, कर्क रेखा, मकर रेखा या मानक मध्याह्न रेखा। अब आप लोग बताइए इसका आपका सही उत्तर क्या होगा। यानी कौन सी ऐसी काल्पनिक रेखा है जो 0 डिग्री अक्षांश पर स्थित है। चलिए आप लोग बताएं इसका उत्तर क्या हो जाएगा। बहुत ही बढ़िया। इस सवाल का जो आपका उत्तर होने वाला है वो हो जाएगा आप सभी दोस्तों का ऑप्शन नंबर ए, भूमध्य रेखा, यानी कि जिसको हम लोग इक्वेटर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इक्वेटर, या फिर इसको हाँ इक्वेटर भी बोलते हैं इंग्लिश में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि कौन सी काल्पनिक रेखा ग्लोब को 2 बराबर भागों में बांटती है। यानी कौन सी ऐसी जो काल्पनिक रेखा, इमेजिनरी लाइन जो है, जो कर्क रेखा बोल रहे, ग्लोब को 2 बराबर भागों में बांटती है। ऑप्शन है आपका कर्क रेखा, मकर रेखा, विषुवत रेखा या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। यानी कौन सी ऐसी रेखा है जो अर्थ को 2 बराबर भागों में बांट देती है। ऑप्शन आपके सामने दिया हुआ है, आप सभी लोग बताइए इसका सही उत्तर क्या होने वाला है। ए, बी, सी या डी। सभी लोग का जवाब आ जाए तो इस सवाल का जो आपका सही उत्तर रहने वाला है दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, विषुवत रेखा। विषुवत रेखा यानी इक्वेटर भी उसको बोलते हैं, भूमध्य रेखा भी उसी को बोलते हैं। तो ये जो रेखा है पूरे अर्थ को 2 बराबर भागों में बांटती है। ऊपर वाला कहलाता है नॉर्थ हेमिस्फेयर और नीचे वाला कहलाता है साउथ हेमिस्फेयर, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध जिसको हम लोग बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? 3 पढ़िए। 3 क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा बृहत वृत्त यानी ग्रेट सर्कल का उदाहरण है। उदाहरण नहीं, उदाहरण। उदाहरण है यानी कौन सी ऐसी कौन सा ऐसा वृत्त सर्कल है जो ग्रेट सर्कल का उदाहरण है। कर्क रेखा, मकर रेखा, भूमध्य रेखा या आर्कटिक रेखा। आप सभी लोग बताएं इसका उत्तर क्या होगा। एकदम बताएं, सिर्फ देखें नहीं क्वेश्चन को, उत्तर भी देना है। चलिए कौन सा ऐसा वृत्त है जो इसका उदाहरण है गृहत वृत्त यानी ग्रेट सर्कल का। बहुत ही आसान सा सवाल है। ऑप्शन नंबर सी, भूमध्य रेखा इसका आंसर होगा। सबसे बड़ी अक्षांश रेखा कौन है? इक्वेटर, भूमध्य रेखा, उसी को ग्रेट सर्कल बोलते हैं यानी बृहत वृत्त। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 4 को पढ़ो। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है कि ध्रुवों की तरफ जाने पर अक्षांश रेखाओं का व्यास की प्रकृति कैसी होती है। यानी ध्रुवों की ओर यानी पोल्स की ओर जैसे जैसे अक्षांश रेखा जाती है, चाहे ऊपर हो या नीचे हो,
उसके अक्षांश रेखा में हमको क्या परिवर्तन देखने को मिलता है। ऑप्शन आपके सामने है, यह स्थिर रहता है, यह घटता है, यह बढ़ता है, या फिर पहले घटता है फिर बढ़ता है। आप लोग बताएं इसका उत्तर। सिर्फ क्वेश्चन देखने से थोड़ी ना होता है, जवाब तो देना पड़ेगा ना। चलिए आप सभी लोग बताएं इसका उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों। तो इस सवाल का आपका उत्तर हो जाएगा, अक्षांश रेखा हम लोग सबसे पहले एक ग्लोब बनाते हैं। ये है अक्षांश रेखा, ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है। देखो तो जैसे जैसे ये नीचे की ओर आते जाएगी, इसकी लंबाई क्या होते जा रही है, घटते जा रही है। इसकी लंबाई क्या होते जा रही है, घटते जा रही है। तो ये क्या हो जाएगा, यह घटता है। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल है, हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है कि धरातल पर 1 डिग्री के अक्षांश के बीच की दूरी निम्न में से किसके बराबर होती है। 11 किलोमीटर, 111 किलोमीटर, 21 किलोमीटर या फिर 121 किलोमीटर। यानी जो दो अक्षांश रेखा है उनके बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना किलोमीटर होता है। चलिए आप सभी लोग बताएं इसका उत्तर क्या हो जाएगा। चलिए तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी 111 किलोमीटर। कितना हो जाएगा, 111 किलोमीटर। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों, 111, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होने वाला है। अगला सवाल क्या कहता है, दोनों ध्रुवों को जोड़ने वाली काल्पनिक रेखा जो भूमध्य रेखा को समकोण पर प्रतिच्छेद करती है या क्या कहलाती है। यानी दोनों ध्रुवों को समकोण पर काटती है, तो बताइए। नहीं, सवाल ध्यान से पढ़ना। दोनों ध्रुवों को जोड़ने वाली वह काल्पनिक रेखा जो भूमध्य रेखा को समकोण पर काटती है क्या कहलाती है। मध्याह्न, देशांतर, अक्षांश या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका उत्तर क्या हो जाएगा, आप सभी लोग बताएं इसका उत्तर क्या हो जाएगा। तो इस सवाल का आपका उत्तर होने वाला है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, देशांतर, यानी लैटिट्यूड नहीं लॉन्गिट्यूड। क्योंकि दोनों पोलों को कौन मिलाती है, ऐसे मिलाती है। ये रेखा क्या करती है, दोनों ध्रुवों को मिलाती है, ऐसे ऐसे मिलाती है ना। और ये भूमध्य रेखा होती है जिसको 90 डिग्री पे काटती है, इसी को बोलते हैं क्या, देशांतर रेखा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, बात करिए। एक देशांतर से दूसरे देशांतर के बीच समय अंतराल होता है। यानी एक देशांतर से दूसरे देशांतर के बीच में कितने समय का अंतराल होता है। यानी 1 डिग्री लॉन्गिट्यूड से अगर दूसरे डिग्री के पास जाना है तो उसके बीच में कितना समय का अंतर लगता है। आप सभी लोग बताएं। ऑप्शन आपके सामने है, 4 मिनट, 1 घंटा, 15 मिनट या फिर 12 घंटा। चलिए ये तो बहुत ही आसान सा सवाल है, आप सभी लोग बता सकते हैं। इसका उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों। चलिए आप सभी लोग बताएं इसका उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों। तो इसका उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 4 मिनट। यानी 4 मिनट का अंतर होता है। एक देशांतर से दूसरे देशांतर के बीच में कितना मिनट का अंतर होता है, तो 4 मिनट का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी लगभग कितनी होती है।
यानी दो लैटीट्यूड जो रेखा है उनके बीच का डिस्टेंस कितना होता है? 111 मील, 121 मील, 111 किलोमीटर, 121 किलोमीटर। आप लोग इसका जवाब दें, इसका उत्तर क्या हो जाएगा? दो अक्षांशों के बीच की दूरी लगभग कितनी होती है? क्या हो जाएगा दोस्तों इसका सही उत्तर? इसका भी उत्तर हो जाएगा वही 111 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पृथ्वी 1 घंटे में कितना देशांतर घूम लेती है? 1 घंटे में उसको कितना देशांतर घूम लेती है? 12 डिग्री, 15 डिग्री, 18 डिग्री, 20 डिग्री। यानी बताइए 12 डिग्री, 15 डिग्री, 18 डिग्री या 20 डिग्री 1 घंटे में कितना देशांतर घूमती है? आप लोग को पढ़ाया हुआ है ये, आप सभी लोग इसका उत्तर दें, सभी दोस्त। चलिए दोस्तों इसका उत्तर क्या हो जाएगा? तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, नहीं ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? बी, 15 डिग्री। क्योंकि 1 डिग्री घूमने में 4 मिनट का समय लग रहा है, तो 60 मिनट में 15 डिग्री घूमेगा। चलिए 1 घंटे में 60 मिनट होता है। चलिए अगला सवाल है हमारा, देशांतर रेखाओं की संख्या कितनी है? 350, 360, 181, 180। आप लोग बताइए जो लॉन्गिट्यूड जो रेखा है, यानी जो ग्लोब पर जो लॉन्गिट्यूड जो रेखा है, ऐसी ऐसी जो रेखाएं हैं ग्लोब पर, काल्पनिक रेखाएं, इसकी संख्या है कितनी? ऑप्शन है 350, 360, 181, 180। आप सभी लोग बताएं इसका उत्तर क्या हो जाएगा? तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 360। हमने बताया था 180 इधर, 180 इधर, टोटल मिलाकर कितने हो गए? पूरे के पूरे 360। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11। 11 भी वही है कि अक्षांश रेखाओं की कुल संख्या कितनी है? 180 है, 181 है, 360 है, 90 है। अब आप लोग बताएं कि हमारे पास कुल कितनी अक्षांश रेखाएं हैं? 180, 181, 360 या 90? आप सभी लोग उत्तर दें, इसका क्या हो जाएगा? तो इसका क्या हो जाएगा दोस्तों? तो इसका आपका जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 181। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ए नहीं होने वाला, क्योंकि 180 क्यों नहीं होगा? 90 ऊपर होता है और 90 साउथ में और 90 नॉर्थ में, और एक हमारे पास जो है भूमध्य रेखा होती है, उसको जोड़ के मिला के हम लोग 180 बनाते हैं। चलिए अगला सवाल है हमारा सवाल नंबर 12। 12 क्या कह रहा है कि 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा कौन सी रेखा कहलाती है? 12 नंबर सवाल क्या कहता है कि 23.5 डिग्री पर जो उत्तरी अक्षांश रेखा है वो कौन सी रेखा कहलाती है? यानी उस 23 डिग्री नॉर्थ हेमिस्फीयर में जो नॉर्थ लैटीट्यूड स्थित है वो 23 डिग्री पर, उसका नाम क्या है? कर्क रेखा, मकर रेखा, आर्कटिक रेखा या अंटार्कटिक रेखा? आप लोग सभी बताएं इसका उत्तर क्या होने वाला है? यानी कि 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा का नाम क्या रखा गया है? आप सभी लोग बताएं। आपको आसान सा बता दिया जाए कि यह जो रेखा है भारत से भी होकर गुजरती है, तो आप सभी के दिमाग में आएगा कि भारत से तो एक ही रेखा गुजरती है भाई, ऑप्शन नंबर 1 कर्क रेखा। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा को कौन सी रेखा बोलते हैं? कर्क रेखा बोलते हैं। कोई दिक्कत? अगला सवाल है हमारा 13 नंबर। 13 नंबर क्या कह रहा है कि 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा कौन सी रेखा कहलाती है? कर्क रेखा, मकर रेखा, आर्कटिक रेखा, अंटार्कटिक रेखा। अब यहाँ पर उत्तरी ना आके दक्षिणी आ गया, हमने यहाँ पर देखा ये साउथ है। चलो तो दक्षिणी अक्षांश रेखा कौन सी रेखा कहलाती है? कर्क है, मकर है, आर्कटिक है या अंटार्कटिक है? आप लोग बताएं इसका उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? बहुत ही बढ़िया, इसका एकदम सही उत्तर आप सभी लोग का आ रहा है ऑप्शन नंबर बी, मकर रेखा। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न इसको हम लोग बोलते हैं। कर्क रेखा को हम लोग ट्रॉपिक ऑफ कैंसर बोलते हैं। किसी को कोई प्रॉब्लम? चलिए अगला सवाल हम लोग बढ़ते हैं, सवाल नंबर 14। 14 यह कह रहा है यानी 14, देशांतर रेखाओं की दूरी ध्रुवों पर क्या होती है?
देशांतर रेखा यानी कि लॉन्गिट्यूड, यानी जो लॉन्गिट्यूड है उनकी दूरी पोल्स पर क्या होती है, ज़्यादा होती है, कम होती है, बराबर होती है, या इनमें से कोई नहीं। आप लोग बताएं इसका उत्तर क्या हो जाएगा, फटाफट इसका उत्तर दे। 14 नंबर यानी क्वेश्चन नंबर 14 का ऑप्शन क्या होगा सही। क्वेश्चन नंबर 14 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, आप लोग बताएं, ए, बी, सी या डी। तो इसका उत्तर होने वाला है दोस्तों आप लोग का ऑप्शन नंबर कम होती है। क्या होती है, कम होती है। कैसे, ये है हमारा ग्लोब, अब देखो ये है हमारा चलिए ये है हमारा देशांतर रेखा। देखिए तो यहां पर ये रेखा लंबाई इसकी दूरी अधिक है, यहां पर भी। चलो अब जैसे जैसे हम रेखा बढ़ाते जाए देखो तो दूरी घटते जा रही है। एक समय ऐसा आएगा कि पोल पर इसकी दूरी क्या हो जाएगी, एकदम कम। तो दो देशांतरों के बीच में ध्रुव पर दूरी क्या होती है, कम होती है। क्या होती है, कम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल है हमारा, इस सवाल को ध्यान से देखना, 15वां नंबर सवाल है आपका कि पृथ्वी के धरातल से केंद्र की ओर निम्नलिखित का सही क्रम क्या है। आपको सही क्रम बैठाना है सीमा सियाल नीफे का, 1 2 3, 2 1 3, 1 3 2 या 3 2 1। आपको एक सही वे में बताना है कि इसका सही क्रम क्या है। चलिए अब आप लोग बताएं सीमा सियाल और नीफे का सही क्रम। ऑप्शन आपके सामने है। चलिए तो आप लोग बता दिए, हम इसका उत्तर देते हैं। इसका उत्तर आपका ए क्या होगा, नहीं होगा। सी क्या होगा, सी भी नहीं होगा। डी क्या होगा, डी भी नहीं होगा। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि सबसे पहले आता है सियाल। सबसे पहले क्या आता है, पहले नंबर पे सियाल, दूसरे नंबर पे आता है सीमा और तीसरे नंबर पे आता है हमारा नीफे। यानी सियाल पहले, सीमा बीच में और नीफे सबसे नीचे। चलिए ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 15 नहीं 16। 16 क्या कहता है कि पृथ्वी के किस भाग में निकेल और लोहा की प्रधानता है। यानी पृथ्वी का ऐसा कौन सा हिस्सा है जिसमें ज़्यादा मात्रा में आपको दो तरह के पदार्थ देखने को मिलते हैं, एक निकेल और एक लोहा। अब आपके सामने ऑप्शन है सियाल है, सीमा है, नीफे है, या फिर इनमें से ये कोई नहीं है। अब आप बताइए इनके पृथ्वी के किस भाग में आपको ज़्यादातर निकेल और लोहा देखने को मिलता है। तो इसका उत्तर आप लोग बताएं, इसका उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, नीफे। नीफे में ज़्यादातर मात्रा में आपको निकेल और लोहा मिलेगा, वो भी तरल अवस्था में। किस अवस्था में मिलेगा, तरल अवस्था में। अगला सवाल हम लोग बढ़ते हैं, सवाल नंबर 17। 17 क्या कहता है कि निम्नलिखित में से मेंटल में निम्नलिखित में से किन तत्व की प्रधानता होती है। यानी मेंटल में सबसे ज़्यादा कौन सा तत्व आपको मिलता है, सिलिका मैग्नीशियम, सिलिका लोहा, सिलिका एल्युमिनियम या सिलिका निकेल। यानी जो पृथ्वी की परत है मेंटल, जो अर्ध तरल है, उसमें आपको ज़्यादातर क्या देखने को मिलता है, सिलिका मैग्नीशियम, सिलिका लोहा, सिलिका एल्युमिनियम या सिलिका निकेल। ऑप्शन आपके सामने, आप लोग सही उत्तर दें। इसका उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों, कौन सा ऐसा तत्व है जो आपको मेंटल में ज़्यादा देखने, मेंटल बोल रहे हैं, मेटल में ज़्यादा देखने को मिलता है। तो आपको याद होगा मेंटल से क्या होती है, सीमा। यानी सीमा मेंटल है, तो स से सिलिकॉन और म से मैग्नीशियम। तो 17 का आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, सिलिका और मैग्नीशियम मेटल में सबसे ज़्यादा पाया जाता है। अगले सवाल की ओर बढ़ें। अगला सवाल है दोस्तों मेरा सवाल नंबर 18। 18 क्या कह रहा है कि क्रस्ट में निम्नलिखित में से किस तत्व की प्रधानता होती है।
यानी क्रस्ट की बात की जाए यानी भूपर्पटी, इंग्लिश में इसको, हिंदी में इसको क्या बोलते हैं, भूपर्पटी, और हिंदी में इसको क्रस्ट, इंग्लिश में इसको क्रस्ट बोलते हैं, हिंदी में भूपर्पटी बोलते हैं। चलिए ये पूछ रहा है कि इस लेयर में सबसे ज़्यादा कौन सा एलिमेंट आपको मिलता है, मेटल हो जाए तत्व, सिलिका मैग्नीशियम, सिलिका लोहा, सिलिका एल्यूमिनियम, सिलिका निकेल। चलिए बताइए इसका उत्तर क्या हो जाएगा, क्रस्ट में निम्नलिखित में से किस तत्व की प्रधानता होती है। आप सभी लोग बताइए इसका उत्तर क्या हो जाएगा। चलिए तो इसका उत्तर आपको देखने को मिलेगा ऑप्शन नंबर सी, सिलिका और एल्युमिनियम, यानी क्रस्ट को हम लोग सियाल भी कहते हैं, इसलिए सिलिका और एल्युमिनियम की अधिकता यहाँ पर सबसे ज्यादा देखने को मिलेगी। अगला सवाल है हमारा सवाल नंबर 19। 19 क्या कहता है, देखो 19 कहता है, नहीं ये लग रहा है मिस प्रिंट है क्वेश्चन, इसको रहने दो। 20 की ओर बढ़ते हैं, मिस प्रिंट क्वेश्चन है। 20 क्या कह रहा है, इसको पढ़े। 20 कर रहा है कि जैसे जैसे हम पूर्वी गोलार्ध से पश्चिमी गोलार्ध की ओर जाते हैं तो देशांतर रेखाओं की लंबाई क्या, मतलब व्हाट है, मतलब क्या, बढ़ता है, समान रहता है, घटता है, या फिर कुछ नहीं, कोई नहीं इनमें से, मतलब कोई नहीं इन सभी ऑप्शन में से होगा। यानी आपको बताना है कि जैसे जैसे हम पूर्वी गोलार्ध से दक्षिणी गोलार्ध, पूर्वी गोलार्ध इधर होता है, दक्षिणी इधर, पूर्वी गोलार्ध से दक्षिणी गोलार्ध की ओर बढ़ती है देशांतर रेखा, तो रेखाओं की लंबाई में क्या देखने को आपको मिलता है, बढ़ता है, समान रहता है, घटता है, या फिर कोई नहीं। आप सभी लोग इसका उत्तर दे, इसका क्या हो जाएगा, फटाफट इसका उत्तर दे दोस्तों। तो इसका उत्तर हो जाएगा हमारा समान रहता है, कोई चेंज नहीं देखने को मिलता है। अगर हम फिगर वाइज देखें तो ये है देशांतर, देखो दोनों के बीच का डिस्टेंस ना फर्क पड़ रहा है, लेकिन लंबाई तो दोनों तरफ सेम ही है, चाहे उत्तरी गोलार्ध सॉरी पूर्वी में चली जाए चाहे पश्चिमी में चली जाए, लंबाई में तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, तो लंबाई क्या रहेगी, समान, कोई दिक्कत। अगला सवाल है हमारा सवाल नंबर 21। 21 क्या कहता है कि पृथ्वी की ऊपरी परत भूपर्पटी पर किस तत्व की सर्वाधिक प्रधानता है, यानी जो पृथ्वी का सबसे ऊपरी लेयर है क्रस्ट, उस पर कौन सा तत्व सबसे ज्यादा पाया जाता है। धातु नहीं यहां पर पूछ रहा है, तत्व पूछ रहा है। सिलिकॉन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, एल्यूमिनियम। पृथ्वी की ऊपरी परत भूपर्पटी पर किस तत्व की प्रधानता पाई जाती है। ऑप्शन आपके सामने है, इसका उत्तर बताए दे आप सभी लोग, क्या हो जाएगा। तो इसका उत्तर आपको देखने को मिलेगा ऑप्शन नंबर बी, ऑक्सीजन। तत्व में ऑक्सीजन आता है। अगर कोई आपसे पूछता कि मेटल कौन सा है तो एल्यूमिनियम होता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, सवाल नंबर 22। चलिए 22 क्या कह रहा है कि 0 डिग्री देशांतर रेखा को कौन सी रेखा कहलाती है, यानी यहां पर अक्षांश रेखा ना होके देशांतर रेखा है। तो बताओ 0 डिग्री देशांतर रेखा को हम लोग क्या कहते हैं, प्राइम मर्डियन, मकर रेखा, आर्कटिक रेखा या अंटार्कटिक रेखा। प्राइम मर्डियन, कर्क रेखा, अंटार्कटिक रेखा, आर्कटिक रेखा या अंटार्कटिक रेखा। आप सभी लोग बताइए इसका उत्तर क्या हो जाएगा। सभी लोग उत्तर देंगे, एक बच्चा दो बच्चा उत्तर देने से थोड़ी ना होगा, सभी लोग उत्तर दें। इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर ए, प्राइम मर्डियन। क्या हो जाएगा, प्राइम मर्डियन को हम लोग बोलते हैं 0 डिग्री देशांतर रेखा। यह कहाँ से गुजरती है, लंदन के ग्रीनविच से। किसी को कोई प्रॉब्लम, लंदन के ग्रीनविच से, इसलिए इसको हमको ग्रीनविच रेखा भी कहते हैं। यहाँ पे अगर आपको ग्रीनविच रेखा दे देता तो क्या नहीं मारते, फिर भी वही होता। चलिए अगला सवाल है हमारा सवाल नंबर 23। पृथ्वी के अंदर कितने मीटर अंदर जाने पर 1 डिग्री सेल्सियस तापमान की कमी होती है। 37 मीटर, 33 मीटर, 32 मीटर, 42 मीटर।
यानी जितना अंदर हम जाते जाएंगे तापमान उतना बढ़ता जाएगा, जितना ऊपर जाएंगे तापमान घटता जाएगा, ये तो पता है आप लोग को। तो कितने मीटर की गहराई पर जाते हैं कि हमारा तापमान जो है बढ़ जाता है? आप लोग बताएं, 37, 33, 32 या 42? सभी लोग बताइए इसका उत्तर क्या हो जाएगा। तो प्यारे दोस्तों, इसका जो उत्तर होने वाला है आपका ऑप्शन नंबर सी, 32 मीटर की गहराई पर हम जैसे जैसे नीचे चलते जाएंगे हमारा तापमान 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ता जाएगा। और ऊपर कैसे, 165 मीटर ऊपर जाएंगे तो 1 डिग्री सेल्सियस का तापमान बढ़ जाएगा। ये वायुमंडल में फॉलो होगा और ये अर्थ के सरफेस पे। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी। चलिए अगला सवाल है हमारा, सवाल नंबर 24। पृथ्वी के किस भाग का घनत्व सबसे कम है? यानी सबसे कम घनत्व पृथ्वी का कौन सा होता है? सियाल, सीमा, नीफे या फिर इनमें से कोई नहीं? बताइए, पृथ्वी के किस भाग की डेंसिटी जो है सबसे कम होती है? सियाल की, सीमा की, नीफे की, इनमें से कोई नहीं? आप सभी लोग बताइए इसका उत्तर क्या हो जाएगा। चलिए, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा आपको दोस्तों? तो इसका हो जाएगा आपको, सबसे ऊपर कौन सी परत होती है? सियाल। सियाल होती है ना, तो ऑप्शन नंबर ए सियाल, क्योंकि सबसे ऊपर कम और जैसे नीचे नीचे जाते आते बढ़ते चला जाता है। तो सियाल सबसे ऊपर होती है, इसलिए सबसे कम घनत्व और सबसे कम तापमान वहीं पे होगा। चलिए अब आते हैं 25वां नंबर सवाल पर। 25वां नंबर सवाल क्या कह रहा है कि पृथ्वी के किस भाग का घनत्व सबसे अधिक? अब तो हमने कम की बात की, अब बातें अधिक की बात करते हैं। तो सबसे मैक्सिमम कहाँ पर देखने को मिलता है? ऑप्शन आपके सामने है, सियाल है, सीमा है, नीफे है, इनमें से कोई नहीं। आप लोग बताएं इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। सियाल होगा, सीमा होगा, नीफे होगा या फिर इनमें से कोई नहीं होगा? तो क्या हो जाएगा दोस्तों इसमें से आपका? सबसे नीचे कौन होता है? नीफे। तो सबसे ज्यादा घनत्व भी किसका होगा? नीफे का। चलिए अगला सवाल है हमारा, सवाल नंबर 26। 26 क्या कहता है कि पृथ्वी का औसत घनत्व कितना है? औसत घनत्व, पृथ्वी का औसत घनत्व कितना है? 5.8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ये क्यूब है। 5.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, 2.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब या 11 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब? अब आप लोग बताएं कि पृथ्वी का औसत घनत्व कितना है। तो इसका उत्तर आप सभी लोगों को पता होगा, 26 का ऑप्शन नंबर बी। पृथ्वी का औसत घनत्व कितना है? 5.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब हमारे पृथ्वी का औसत घनत्व है। चलिए अगले नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ा जाए, सवाल नंबर 27। 27 क्या कहता है कि भूपर्पटी और मेटल को अलग करने वाली रेखा कौन है? यानी क्रस्ट और मेटल को अलग कौन सी रेखा करती है? मोहे असंबद्धता, गुटेनबर्ग असंबद्धता, कोनोरॉड असंबद्धता या फिर रेपेटी असंबद्धता? आप सभी लोग बताएं, भूपर्पटी और मेटल को कौन सी रेखा अलग करती है? आप सभी को पता होगा, इस सवाल का उत्तर जो होने वाला है आपका ऑप्शन नंबर ए होने वाला है, यानी मोहो असंबद्धता। बताया था ना, मग याद होना चाहिए, ट्रिक मग। अगला सवाल है हमारा, सवाल नंबर 28। मेटल और कोर को अलग करने वाली रेखा कौन सी है? मोहे असंबद्धता, गुटेनबर्ग असंबद्धता, कोनोरॉड असंबद्धता या फिर रेपेटी असंबद्धता? बताइए, अभी हमने पढ़ा क्रस्ट और मेटल को अलग करने वाली, अब मेटल और कोर को कौन अलग करती है? तो मग ग से हमने बताया था क्या, आप लोग याद करिए। तो इसका हो जाएगा ग से गुटेनबर्ग असंबद्धता, यानी मेटल और कोर को अलग करने वाली रेखा जो है वो है गुटेनबर्ग असंबद्धता। चलिए अगला सवाल है हमारा, सवाल नंबर 29। ऊपरी क्रस्ट और निचली क्रस्ट को अलग करने वाली रेखा। अब आता है, क्रस्ट को दो भागों में बांटा है, ऊपरी और निचली, ऊपर वाला अम्लीय और नीचे वाला क्षारीय। तो बताइए, मोहे असंबद्धता, गुटेनबर्ग असंबद्धता, कोनोरॉड असंबद्धता या फिर रेपेटी असंबद्धता? यानी ऊपरी क्रस्ट और निचली क्रस्ट को कौन अलग करता है?
आप सभी लोग बताइए इसका उत्तर क्या हो जाएगा। तो इसका उत्तर आपका हो जाएगा कोनोरॉड असंबद्धता। क्या हो जाएगा? कोनोरॉड। कर ले, कोनोरॉड असंबद्धता। चलिए आपका लास्ट सवाल है आज का, तीसरा नंबर सवाल, और ये दोनों टॉपिक आपका खत्म। पृथ्वी की आंतरिक संरचना और पृथ्वी की काल्पनिक रेखा है। ये दो टॉपिक आप फिनिश हो गए। हमने सौरमंडल पहले ही फिनिश कर लिया, आज हमारा ये भी फिनिश। चलिए आंतरिक कोण, सॉरी आंतरिक कोण हो गया क्या, रुकिए मिस्टेक है। आंतरिक कोण और बाह्य कोर, आंतरिक कोर और बाह्य कोर को अलग करने वाली रेखा कौन सी है? लेहमन असंबद्धता, गुटेनबर्ग असंबद्धता, कोनोरॉड असंबद्धता, रेपेटी असंबद्धता। चलिए बताइए आंतरिक कोर और बाह्य कोर को कौन सी रेखा अलग करती है? अगर फिगर वाइज देखें, क्रस्ट, मेंटल कोर, कोर को बताया था दो भाग, ऊपरी कोर, अपर कोर और लोअर कोर। आंतरिक कोर और बाह्य कोर था ये, सॉरी इनर कोर था ना, इनर कोर और आउटर कोर। तो बताओ ये जो रेखा है बीच वाली रेखा, इस रेखा का नाम क्या था? तो इसका नाम था गुटेनबर्ग असंबद्धता। क्या था? गुटेनबर्ग असंबद्धता। सॉरी गुटेनबर्ग नहीं, सॉरी रॉन्ग है, गुटेनबर्ग नहीं, लेहमन असंबद्धता। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा, बी नहीं होगा। गुटेनबर्ग तो इसका हो जाता है मेंटल और कोर का, मेटल और कोर का, लेहमन असंबद्धता होगा। ऑप्शन नंबर बी नहीं होगा, क्या हो जाएगा इसका? ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसका? लेहमन असंबद्धता। चलिए तो आंतरिक कोण और बाह्य कोण को कौन अलग करता है? तो गुटेनबर्ग नहीं, लेहमन असंबद्धता इसको अलग करती है। चलिए आज के लिए आपको इतना ही, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। आज का हमने जो ऑब्जेक्टिव है वो फिनिश कर लिया है। चलिए ये क्लास आप सभी को अच्छा लगा होगा तो इस क्लास के इस क्लास जो है ये वीडियो को आप लाइक लो करिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट करके बताइएगा कैसा लगा। चलिए तो आप सभी को धन्यवाद, शुक्रिया, जय हिंद, जय भारत, जय सिया राम, राधे राधे। फिर मिलते हैं अगले क्लास में इसी होश और उल्लास के साथ। आप सभी को शुक्रिया, धन्यवाद। आप सभी लोग मन लगाकर पढ़ाई करें।